नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हमारा संपूर्ण विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, तो हमारे आशुतोष कोचिंग के डायरेक्टर श्री संजीव बघेल सर ने बच्चों के भविष्य के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुछ क्लासें उपलब्ध करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जैसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं। तो आज हम कुछ चर्चा करेंगे इतिहास विषय को लेकर। इतिहास तो देखो बच्चों, इतिहास जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इतिहास, इति माने होता है पहले, हास माने होता है गठित। तो आज से पूर्व यानी अतीत की घटनाओं को इतिहास कहते हैं। अतीत की घटनाओं को इतिहास कहते हैं। अब बात करते हैं कि इतिहास को सर्वप्रथम किसने लिखा था। तो इतिहास की बात करें तो सबसे पहले जो इतिहास लिखने का जो कार्य किया था पूरे विश्व में, विश्व इतिहास के जनक, विश्व इतिहास के जनक, तो विश्व के इतिहास के जो जनक थे उनका नाम था हेरोडोटस। क्या नाम था? हेरोडोटस। हेरोडोटस यूनान के एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिन्होंने हिस्टोरिका नामक अपनी एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें विश्व इतिहास का सर्वप्रथम वर्णन की मिलता है। तो इसलिए विश्व में जो इतिहास के जनक किसको माना जाता है? हेरोडोटस को। अब बात करते हैं अपने भारत देश के बारे में। तो भारत के इतिहास का जनक, तो भारत के इतिहास का जनक, तो भारत में जो इतिहास का जनक माना जाता है वो माना जाता है महर्षि वेदव्यास जी को। किसको? महर्षि वेदव्यास को। महर्षि वेदव्यास ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था महाभारत। महाभारत। अच्छा, वेदव्यास जी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था महाभारत। महाभारत, ये महाभारत, प्यारे विद्यार्थियों, ये महाभारत पुस्तक वही है जिसमें कुरुक्षेत्र के मैदान में सत्य और असत्य के लिए 18 दिन के लिए युद्ध चला था, उसका वर्णन मिलता है। इसलिए भारत में इतिहास का जो जनक माना जाता है महर्षि वेदव्यास जी को माना जाता है। अब हम बात करते हैं अपने मूल टॉपिक पर कि अपने राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान में जो इतिहास का जनक माना जाता है, राजस्थान इतिहास के जनक, इतिहास के जनक, तो राजस्थान के इतिहास के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का जनक माना जाता है क्योंकि सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान के इतिहास का जो अध्ययन किया था वो किया था कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ऑफ राजस्थान। तो प्यारे साथियों देखो, हम राजस्थान के इतिहास के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो राजस्थान के इतिहास से पहले हमें सबसे पहले ये जानना है कि इतिहास क्या होता है। तो इतिहास यानी अतीत की घटनाएं, आज से पहले की जितनी भी घटनाएं उनको बोलते हैं इतिहास। विश्व में सबसे पहले जो इतिहास लिखने का कार्य किया था वो किया था इतिहासकार हेरोडोटस ने। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में भारत और यूनान के मध्य यानी फारस के मध्य में जो व्यापार हुआ था उसका वर्णन मिलता है। इसलिए भारत विश्व इतिहास का जो जनक माना जाता है वो हेरोडोटस को माना जाता है। अब बात करते हैं भारत के इतिहास के जनक की। तो भारत में इतिहास के जो जनक माने जाते हैं वो महर्षि वेदव्यास जी को माना जाता है, जिन्होंने महाभारत नामक पुस्तक लिखी थी। अब बात करते हैं राजस्थान के इतिहास के जनक। तो राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टॉड को माना जाता है, जो कि लंदन के रहने वाले थे। एलिंगटन प्रांत में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, है ना। अब बात करते हैं कि इतिहास को, राजस्थान के इतिहास को पढ़ने से पूर्व हमें ये जानना है कि राजस्थान में क्या जो वर्तमान में 33 जिले हैं, क्या पहले भी 33 जिले थे? नहीं।
हमारा जो संपूर्ण भारत देश था वो एक रियासतों में बटा था, विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था। इसी प्रकार से हमारा राजस्थान भी 19 रियासतों में बटा हुआ था। कितनी रियासतों में प्यारे विद्यार्थियों? रियासतें, 19 रियासतें थी उस समय। तो 19 रियासतों के बारे में हम एक बेसिक जानकारी यानी सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि मतलब किस किस रियासत पर किस राजवंश ने शासन किया था। अब बात करते हैं 19 रियासतों के बारे में एक सामान्य जानकारी। 19 रियासतों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो, नंबर 1 उदयपुर, नंबर 2 बांसवाड़ा, नंबर 3 डूंगरपुर और नंबर 4 शाहपुरा, जो कि वर्तमान भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। उसके बाद बात करते हैं प्रतापगढ़। तो उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और शाहपुरा, प्यारे साथियों, ये पांचों जो रियासत थी इनको सम्मिलित रूप से मेवाड़ रियासत के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया याद? मेवाड़ रियासत के नाम से। मेवाड़ जो रियासत थी वो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। मेवाड़ रियासत जो कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, राजस्थान की सबसे प्राचीन। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत क्यों मानी जाती है मेवाड़? क्योंकि इस मेवाड़ रियासत की जो स्थापना हुई थी वो सन 565 और 66 ईस्वी में गुहिलादित्य नामक व्यक्ति ने की थी। गुहिलादित्य। और इस मेवाड़ रियासत पर जिस राजवंश ने शासन किया था उसका नाम है गुहिलिया सिसोदिया राजवंश। गुहिलिया सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश। तो दोस्तों 19 रियासतों के बारे में एक सामान्य जानकारी हम स्टार्ट किए हैं। तो देखो, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, शाहपुरा जो कि वर्तमान भीलवाड़ा में स्थित है, और प्रतापगढ़, इन पांचों रियासतों को सम्मिलित रूप से मेवाड़ रियासत के नाम से जाना जाता था। मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है, क्योंकि इस रियासत की जो स्थापना हुई थी वो सन 565 या 66 ईस्वी में गुहिलादित्य नामक व्यक्ति ने की थी। इस रियासत पर गुहिलिया सिसोदिया वंश ने शासन किया था। ये वही गुहिलिया सिसोदिया राजवंश है जिसमें महाराणा कुंभा जैसे, महाराणा सांगा जैसे और महाराणा प्रताप जैसे वीर शासकों ने जन्म लिया, है ना। अब बात करते हैं रियासत नंबर 6, रियासत नंबर 7 और रियासत नंबर 8। तो प्यारे साथियों, एक का नाम है जोधपुर, दूसरी बीकानेर, तीसरी किशनगढ़। तो देखो, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, ये जो तीनों रियासतें हैं, अच्छा देखो ऊपर लिख देता हूं मैं क्योंकि ये थोड़ा कैमरा में साफ नहीं दिख रहा, तो यहां से लिखना प्रारंभ करता हूं मैं, है ना। नंबर 6 जोधपुर, नंबर 7 बीकानेर और नंबर 8 किशनगढ़। और किशनगढ़ दोस्तों ये आता है अजमेर के अंदर। कहाँ पर स्थित है वर्तमान में? अजमेर जिले के अंदर। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, जोधपुर रियासत की जो स्थापना थी वह सन 1459 में जोधपुर के शासक थे राव जोधा। उन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग बसाकर जोधपुर शहर की स्थापना की। उसके बाद बीकानेर जो
रियासत है उसकी स्थापना राबजोधा के 5 पुत्र थे, जिसमें से सबसे बड़े पुत्र नरा की मृत्यु राबजोधा के समय हो गई थी। तो उनके जो छोटे पुत्र थे वीका, उन्होंने सन 1465 में जांगल प्रदेश में बीकानेर रियासत की स्थापना की और वहाँ पर राठौड़ वंश की नींव रख दी। अब बात करते हैं किशनगढ़ रियासत की। तो रावचंद्र सेन के बड़े भाई मोटा राजा उदय सिंह के बड़े पुत्र किशन सिंह ने सन 1604 में किशनगढ़ रियासत की स्थापना की और किशनगढ़ में राठौड़ राजवंश की नींव रख दी। अब बात करते हैं कि इस राठौड़ राजवंश ने इन तीनों रियासतों पर, इनको सम्मिलित रूप से मारवाड़ कहा जाता है, मारवाड़। तो मारवाड़ रियासत पर जिस राजवंश ने शासन किया था उसका नाम है राठौड़ वंश, राठौड़ वंश। प्यारे दोस्तों, मारवाड़ का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो मार जो शब्द है वो मारवाड़ी भाषा का शब्द है। मार का अर्थ होता है मरु, मरु का अर्थ होता है रेत, और बाढ़ का अर्थ होता है रक्षित प्रदेश। तो ऐसा प्रदेश जो रेत से रक्षित प्रदेश है, रेत से रक्षित, यानी जहां पर ओनली रेत पाया जाता है, वो मारवाड़ के अंदर आता है। अब बात करते हैं रियासत नंबर 9 और रियासत नंबर 10। आपने सुना होगा आमेर रियासत, आमेर जिसे वर्तमान में जयपुर के नाम से जाना जाता है, जयपुर के नाम से जाना जाता है। तो आमेर या जयपुर रियासत में जिस राजवंश ने शासन किया था उसका नाम है कछवा वंश, कछवा वंश। और कछवा वंश ये वही है जिसमें राजा भारमल ने सर्वप्रथम अकबर की संधि को स्वीकार किया था और अकबर के साथ में अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह सन 1562 में कर अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। अब बात करते हैं दूसरी रियासत है अलवर, अलवर। अलवर रियासत में नरूका राजवंश ने शासन किया था, नरूका वंश। नरूका वंश ये कछवा राजवंश की एक उपशाखा है। अब बात करते हैं रियासत नंबर 11 और रियासत नंबर 12 और रियासत नंबर 13। एक रियासत है कोटा, दूसरी है बूंदी, और तीसरी है झालावाड़, झालावाड़। कोटा, बूंदी और झालावाड़, इन तीनों रियासतों पर जिस राजवंश ने शासन किया था दोस्तों उसका नाम है हाड़ा चौहान, हाड़ा चौहान, हाड़ा चौहान। तो भी नहीं आ रहा है। तो देखो, कोटा, बूंदी, झालावाड़ पर जिस राजवंश ने शासन किया था उसका नाम है हाड़ा चौहान, हाड़ा चौहान, हाड़ा चौहान। और हाड़ा चौहानों ने कोटा, बूंदी, झालावाड़ पर शासन किया था, इसलिए वर्तमान में इस प्रदेश को हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हाड़ौती प्रदेश का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी के उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडे होने से हुआ है। अब बात करते हैं कि जो झालावाड़ रियासत है वो राजस्थान की दोस्तों सबसे नवीन रियासत है, सबसे नवीन रियासत। सबसे नवीन रियासत क्यों है? क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी वो सन 1838 में की गई थी झाला मदन सिंह के द्वारा, झाला मदन सिंह के द्वारा। तो देखो, कोटा, बूंदी, झालावाड़, इन तीनों रियासतों पर हाड़ा चौहानों ने शासन किया था, इसलिए वर्तमान में इस प्रदेश को हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, यहाँ पर हाड़ा चौहानों ने शासन किया था, इसलिए वर्तमान में इस प्रदेश को हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता है। झालावाड़ जो रियासत है वो राजस्थान की सबसे नई रियासत है, क्योंकि इसकी स्थापना सन 1838 में झाला मदन सिंह नामक शासक ने की थी। अब बात करते हैं रियासत नंबर 14, रियासत नंबर 15। आपने नाम सुना होगा सिरोही रियासत, सिरोही रियासत। जो सिरोही रियासत है वहाँ पर शासन किया था देवड़ा वंश ने, देवड़ा
वंश ने। और रियासत नंबर जो 15 है जिसका नाम है जैसलमेर, और रियासत नंबर 16 जिसका नाम है करौली। करौली और जैसलमेर में जिस राजवंश ने शासन किया था उसका नाम है यादव राजवंश। यादव वंश ने शासन किया था। उसके बाद बात करते हैं रियासत नंबर 17, रियासत नंबर 18। 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े जाट के 2 चोरे। तो आपकी 2 रियासतें, एक है भरतपुर और दूसरी है धौलपुर। तो भरतपुर और धौलपुर पर जिसने शासन किया था उस राजवंश का नाम है जाट वंश। जाटों ने भरतपुर और धौलपुर पर शासन किया था। अब हमारी एक रियासत बची है जिसका नाम है रियासत नंबर 19 टोंक। और टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत। तो प्यारे साथियों, ये हमने जो चर्चा की थी वो इतिहास के एक बेसिक बिंदु पर की थी। एक सामान्य जानकारी थी कि राजस्थान की 19 रियासतों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि किस किस रियासत पर कौन कौन से राजवंश ने शासन किया था। तो देखो, ये नंबर 1 उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, शाहपुरा, प्रतापगढ़, इन 5 जो रियासतों को सम्मिलित रूप से मेवाड़ रियासत के नाम से जाना गया। और मेवाड़ जो रियासत थी वो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी, क्योंकि इसकी जो स्थापना थी वो सन 565 या 66 ईस्वी में गुहिलादित्य नाम के एक राजा ने की थी। अब बात करते हैं कि इस मेवाड़ रियासत पर जिस राजवंश ने शासन किया था उसका नाम था गुहिल या सिसोदिया वंश। अब बात करते हैं रियासत नंबर 6, 7, 8। तो जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, इन तीनों रियासतों को सम्मिलित रूप से मारवाड़ रियासत के नाम से जाना गया। और मारवाड़ रियासत पर राठौड़ राजवंश ने शासन किया था। और मारवाड़ रियासत राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। अब बात करते हैं रियासत नंबर 9, रियासत नंबर 10। तो आमेर, जिसे वर्तमान में जयपुर के नाम से जाना जाता है, तो आमेर या जयपुर रियासत पर कछवा वंश ने शासन किया था। और जो आमेर या जयपुर रियासत है वो जनसंख्या के दृष्टिकोण से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है। अब बात करते हैं अलवर। तो अलवर में शासन किया था नरूका राजवंश ने। और रियासत नंबर 11, रियासत नंबर 12 और रियासत नंबर 13 कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ में हाड़ा चौहानों ने शासन किया था, इसलिए कोटा, बूंदी, बारा, इन तीनों को वर्तमान में जो इनका जो प्रदेश है उसे हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं रियासत नंबर 14, रियासत नंबर 15, 16। तो सिरोही रियासत पर देवड़ा चौहानों ने शासन किया था। और रियासत नंबर 15 जैसलमेर और रियासत नंबर 16 करौली। तो यहाँ पर यादव राजवंश ने शासन किया था। रियासत नंबर 17, रियासत नंबर 18। 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े जाट के 2 छोरे। तो भरतपुर और धौलपुर जाट रियासत थी जहाँ पर सिलसिलवार जाटों ने शासन किया था। रियासत नंबर 19 टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये राजस्थान की 19 रियासतों के बारे में एक सामान्य जानकारी थी जिससे हमें इतिहास के बारे में कुछ बेसिक जानकारी की प्राप्त हो सके। अब बात करते हैं अपने मेन बिंदु पर। तो मेन बिंदु देखो, मुख्य बिंदु की ओर चर्चा करें तो वो टॉपिक रहेगा हमारा देखो, एक टॉपिक का नाम है राजपूत काल। राजपूत जो काल है ये एक ऐसा टॉपिक है जो राजस्थान के आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट प्रत्येक एग्जाम में, चाहे हम आरएएस थे, चाहे पटवार, रीट,
चाहे हम सेकंड ग्रेड या फिर रेलवे कोई भी दें, तो उसके अंदर इससे क्वेश्चन अवश्य आते हैं। राजपूत काल कोई एक टॉपिक का नाम नहीं है, इसमें हमें राजस्थान के विभिन्न राजवंशों का अध्ययन करना है, जैसे मेवाड़ रियासत के अंदर सिसोदिया राजवंश का, और आमेर रियासत के अंदर कछवाड़ राजवंश का, और हाड़ौती में चौहानों का, शाकंभरी के चौहानों का अध्ययन है ना, भरतपुर के जाटों का अध्ययन, जैसलमेर में भाटी राजवंश का अध्ययन। तो इनको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। कोई तो मानता है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई थी वो अग्निकुंड से हुई थी, कोई कहता है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई थी वो भगवान सूर्य से हुई थी, भगवान सूर्य के वंशज बताते हैं, और कोई कहता है कि जो राजपूत थे वो ब्राह्मण थे, और कोई कहता है कि राजपूत कौन थे, विदेशी। तो आज हम राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य आता है। तो देखो, राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में कि उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न सिद्धांत, तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जो अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। नंबर 1, तो देखो प्यारे साथियों, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित पहला जो सिद्धांत है वो है अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत। देखो, अग्निकुंड का सिद्धांत क्या कहता है। तो अग्निकुंड का जो सिद्धांत था उसके प्रतिपादनकर्ता थे चंद्रवरदायी। कौन थे? चंद्रवरदायी। चंद्रवरदायी ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासों में अग्निकुंड के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो प्रतिपादन करता का अर्थ होता है उस सिद्धांत को देने वाला। तो अग्निकुंड का जो सिद्धांत था वो चंद्रवरदायी ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासों में दिया था। तो ये क्या कहते हैं, देखो इस प्रकार से, ये हमारा एक जिला है जिसका नाम है सिरोही। क्या नाम है प्यारे साथियों? सिरोही। सिरोही में एक आबू पर्वत स्थित है। क्या स्थित है? आबू पर्वत। इस प्रकार से सिरोही में एक पर्वत स्थित है जिसका नाम है माउंट आबू, यानी आबू पर्वत। आबू पर्वत पे एक ऋषि रहते हैं जिनका नाम है मुनि वशिष्ठ। क्या नाम है प्यारे साथियों? मुनि वशिष्ठ। और मुनि जो वशिष्ठ थे वो आबू पर्वत पर प्रतिदिन यज्ञ करते थे, तो हवन कुंड करते थे। लेकिन हुआ क्या कि जब ये बेचारे हवन कुंड करते थे, लेकिन कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग इस हवन कुंड में ऊपर से हड्डी मांस मिला दे थे। हड्डी मांस मदरा मिलाने के कारण जो यज्ञ था वो अपवित्र हो जाता, जिससे मुनि वशिष्ठ बहुत क्रोधित हुए, और मुनि वशिष्ठ ने अपनी शक्तियों के माध्यम से, अपने मंत्रों के उच्चारण के माध्यम से इस हवन कुंड से कुछ राजपूत योद्धा निकाले जो कि इस प्रकार से थे। नंबर 1 प्रतिहार। नंबर 2 चालुक्य, या इसी को बोलते हैं सोलंकी। तीसरे चौहान,
और चौथे थे परमार। इस प्रकार से मुनि वशिष्ठ के द्वारा आबू पर्वत पर किए गए हवन कुंड से 4 राजपूत योद्धा निकले, प्रतिहार, चालुक्य, जिन्हें सोलंकी के नाम से भी जाना जाता है, चौहान, परमार। अब बात करते हैं कि इस अग्निकुंड के सिद्धांत को सही किस किस राइटर ने माना। कौन कौन से राइटर, कौन कौन से इतिहासकार अग्निकुंड के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो अग्निकुंड के जो सिद्धांत का जो समर्थन किया था, सपोर्ट किया था, समर्थन करता, तो समर्थन करता थे नंबर 1 मुहणोत नेडसी। मुहणोत नेडसी ने अपनी पुस्तक नेडसीरी ख्यात में अग्निकुंड के सिद्धांत का समर्थन किया। जबकि दूसरे जो समर्थक मिलते हैं प्यारे साथियों, उनका नाम है राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण। तो सूर्यमल मिश्रण, जिन्होंने अपने ग्रंथ वंश भास्कर में अग्निकुंड के सिद्धांत का समर्थन किया। तो देखो, हम पढ़ रहे हैं राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं। तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए। नंबर 1 अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का जो सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन चंद्रबरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में किया था। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय के राज दरबारी एवं मित्र थे। तो अग्निकुंड के सिद्धांत में चंद्रबरदाई ने बताया है कि आबू पर्वत पर मुनि वशिष्ठ नाम के एक ऋषि रहते थे, वो कि आबू पर्वत पर तपस्या करते थे। लेकिन कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग इस तपस्या यानी इस हवन कुंड में कुछ हड्डी मांस डाल देते, जिससे हवन अपवित्र हो जाता। तो मुनि वशिष्ठ ने अपने मंत्रों की उच्चारण से, अपने शक्तियों के द्वारा इस हवन कुंड से कुछ राजपूत योद्धा निकाले, जो कि इस प्रकार से हैं। नंबर 1 प्रतिहार, नंबर 2 चालुक्य, नंबर 3 चौहान, नंबर 4 परमार। इस प्रकार से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। अब बात करते हैं कि अग्निकुंड के सिद्धांत का समर्थन किसने किया था। तो अग्निकुंड के सिद्धांत का जो समर्थन किया था, नंबर 1 मुहणोत नेडसी ने अपने ग्रंथ नेडसीरी ख्यात में एवं राजकवि सूर्यमल मिश्रण ने अपने ग्रंथ वंश भास्कर में अग्निकुंड के सिद्धांत का समर्थन किया। तो प्यारे साथियों, ये अग्निकुंड का सिद्धांत। अब पढ़ेंगे नंबर 2 सूर्यवंशी सिद्धांत। देखो, नंबर 2 सूर्यवंशी सिद्धांत। सूर्यवंशी जो सिद्धांत है, इसका जो प्रतिपादन किया था वो किया था पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। प्रतिपादन करता, तो प्रतिपादन करता थे जिनका नाम था पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो सूर्यवंशी सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया था। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों को भगवान राम के वंशज अर्थात सूर्यवंशी माना।
तो देखो किस प्रकार से एक बार पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा मेवाड़ घूमने गए तो उन्होंने इस प्रकार की एक आकृति देखी। देखो हेलो भैया, यहाँ तक आ जाएगा क्या? देखना आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? देख, सूर्यवंशी जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने किया था। उन्होंने जो मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के शासक थे उनको भगवान राम के वंशज अर्थात सूर्यवंशी माना। क्यों माना? क्योंकि इसका जो आधार उन्हें मिला था वो मिला था मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का राष्ट्रीय ध्वज। तो ये मेवाड़ का राष्ट्रीय ध्वज है, मेवाड़ का ध्वज। तो मेवाड़ के ध्वज पर ऊपर की जो पट्टी थी उस पर उगते हुए सूर्य का चित्रण था, जिससे ओझा जी ने अनुमान लगाया कि जो सिसोदिया राजवंश के राजपूत हैं वो भगवान सूर्य के वंशज हैं। अब बात करते हैं कि नीचे की पट्टी में लिखा हुआ कि जो दृढ़ राखे निज धर्म को ताहे राखे करतार, कि जो अपने धर्म पर अड़िग रहता है, अपने धर्म की रक्षा करता है, उसकी तो करतार यानी ईश्वर भी रक्षा करता है। तो ये लाइन थी, जो पंक्ति थी, कोटेशन थी, जो कि भगवान श्री राम से मिलती जुलती थी। और भगवान राम कौन थे? सूर्यवंशी। इस प्रकार से सूर्यवंशी सिद्धांत में पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश को भगवान राम के वंशज अर्थात सूर्यवंशी मानते हैं। अब बात करते हैं कि सूर्यवंशी सिद्धांत का समर्थन किस किसने किया था। तो नंबर 1 समर्थनकर्ता, तो समर्थनकर्ता में नंबर 1 नयनचंद सूरी। नयनचंद सूरी ने अपने ग्रंथ हम्मीर महाकाव्य में, जबकि जयानक ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में इस सिद्धांत का समर्थन किया। तो सूर्यवंशी जो सिद्धांत था वो किसने दिया? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। उन्होंने मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों को भगवान राम के वंशज अर्थात सूर्यवंशी माना। अब बात करते हैं कि सिद्धांत का समर्थन किसने किया था। नयनचंद सूरी ने अपने ग्रंथ हम्मीर महाकाव्य में किया था, जबकि जयानक ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में इसका समर्थन किया। अब बात करते हैं
इसका जो दूसरा तथ्य मिलता है, जो दूसरी जानकारी मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? तो नंबर दूसरा पॉइंट इसका देखो, ग्वालियर प्रशस्ति में आमेर के कछवा राजपूतों को ग्वालियर प्रशस्ति में सूर्यवंशी माना गया है। सूर्यवंशी माना गया है। ग्वालियर प्रशस्ति की रचना गुर्जर प्रतिहार शासक मीर बोस ने की थी। अब बात करते हैं सिद्धांत नंबर 3। तो तीसरा जो सिद्धांत है राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में, वो है ब्राह्मणवंशी सिद्धांत। ब्राह्मणवंशी सिद्धांत ब्राह्मणवंशी जो सिद्धांत था, इसका प्रतिपादन डॉक्टर D.R. भंडारकर ने किया था। तो प्रतिपादन जो करता थे, उनका नाम था डॉक्टर देवव्रत रामकृष्ण भंडारकर। तो डॉक्टर देवव्रत रामकृष्ण भंडारकर ने ब्राह्मणवंशी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार जो वर्तमान में राजपूत हैं, वो किसी समय ब्राह्मण थे, लेकिन भारत देश में विदेशियों ने आक्रमण किए, जिसके कारण क्षत्रियों की या राजपूतों की संख्या देश में कम थी। तो ब्राह्मणों ने अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने ब्राह्मण कर्म को छोड़ दिया और क्षत्रिय या राजपूत कर्म को अपना लिया। इस प्रकार से वो ब्राह्मण से कौन हो गए? राजपूत। अब बात करते हैं इसका दूसरा जो पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है वो है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया का जो शिलालेख है, वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर के शासनकाल में सन 1170 में लिखा गया था। तो बिजोलिया का जो शिलालेख है, उसमें चौहान राजपूतों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना गया है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना गया है। किसको माना गया है? चौहान राजपूतों को। तो प्यारे साथियों, बिजोलिया शिलालेख में चौहान राजपूतों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना गया है। यह क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं, तो देखो ब्राह्मणवंशी सिद्धांत किसने दिया था? डॉक्टर देवव्रत रामकृष्ण भंडारकर ने। उसके बाद बिजोलिया शिलालेख में चौहान राजपूतों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना गया है। अब बात करते हैं कि सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? तो समर्थनकर्ता जो समर्थन करता है वो है डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपने ग्रंथ द अर्ली चौहान डायनेस्टी, द अर्ली चौहान डायनेस्टी में ब्राह्मणवंशी सिद्धांत का समर्थन किया। तो धन्यवाद सभी को। देखो, इस कोरोना महामारी में जो ऑनलाइन आशुतोष कोचिंग क्लासेस के द्वारा जो ऑनलाइन
सामग्री, पठन सामग्री आपको प्रोवाइड की जा रही है वो एक बच्चों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, क्योंकि इस समय अधिकांशतः बच्चे हैं वो हताश हो चुके हैं, उनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपके पास में पहुंच जाएंगे। तो धन्यवाद।